आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल असरवा में 1275 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के सारण जिले के सिताबदियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद उत्तर प्रदेश के सैफई में किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना हुई। रूस ने यूक्रेन पर 84 मिसाइलें दागी, 11 लोगों की मौत। भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन यात्रा से बचने की सलाह दी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 आज से शुरू हो रहा है और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज नई दिल्ली में खेला जाएगा। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। श्री महाकाल लोक में भगवान शंकर की सभी पौराणिक कथाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगी। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बनाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विमान से अहमदाबाद से करीब 4:30 बजे इंदौर आएंगे। वे हेलीकॉप्टर के जरिए इंदौर से उज्जैन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच श्री महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। लोकार्पण समारोह के बाद प्रधानमंत्री उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आम सभा के बाद श्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा और लोकार्पण समारोह के लिए लगभग 4000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनाए गए श्री महाकाल कॉरिडोर की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए है। योजना के प्रथम चरण में 351 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल लोक के अलावा रुद्रसागर, हरसिद्धि मंदिर, चारधाम मंदिर और विक्रम टीला का निर्माण और विकास किया गया है। दूसरे चरण के कार्य 2023-24 में पूरे होने की संभावना है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, उज्जैन। प्रधानमंत्री गुजरात दौरे के तीसरे दिन आज अहमदाबाद के असरवा सिविल अस्पताल में 1275 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में हृदय रोग की देखभाल के लिए उन्नत सुविधाएं और यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में नया छात्रावास भवन, गुर्दा रोग और अनुसंधान केंद्र के लिए नया अस्पताल भवन और गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान का नया भवन शामिल है। प्रधानमंत्री गरीब रोगियों के परिवारों के लिए आश्रय केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी राजकोट में आज सवेरे एक रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल जामनगर में 1448 करोड़ रुपए की लागत की सिंचाई, बिजली, जलापूर्ति और शहरी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार लघु उद्योगों का कामकाज आसान बनाने पर विशेष जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत का स्थान 182 था, जो आज सुधरकर 63 हो गया है। भरूच से जामनगर तक गुजरात की समृद्धि को, गुजरात के विकास को विस्तार देने का ये अनुभव वाकई अद्भुत है। यहाँ 8 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आप सभी को पानी, बिजली, कनेक्टिविटी से जुड़े इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। वाल्मीकि समाज के लिए विशेष कम्युनिटी हॉल का भी लोकार्पण हुआ है।
प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना संपर्क 3 और संपर्क 7 के 2 पैकेज राष्ट्र को समर्पित किए। इनसे सौराष्ट्र क्षेत्र में जामनगर, राजकोट, देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर में नर्मदा नदी का जल पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में जरूरतमंद बच्चों के लिए एक शैक्षणिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के प्रथम चरण का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के वास्ते कौशल विकास के महत्व पर बल दिया। श्री मोदी ने गुजरात के भरूच जिले में 8,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि जब देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है तो गुजरात के लिए स्वर्णिम काल शुरू हो चुका है। ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भरूच में ही बहुत सी औद्योगिक इकाइयां हैं। रसायन, कनेक्टिविटी और फार्मा क्षेत्र से जुड़ी नई परियोजनाओं से इस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी। श्री मोदी ने कहा कि अंकलेश्वर में बनने वाला नया हवाई अड्डा गुजरात से निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाहे वो गुजरात की प्रगति हो चाहे देश की प्रगति हो, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट अंकलेश्वर, राजपीपला और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर को जोड़ने वाली सड़क, इसी के साथ साथ केमिकल सेक्टर से जुड़े अनेक प्लांट्स का भी लोकार्पण हुआ है। अब भरूच बड़ौदा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता और इसलिए अंकलेश्वर में नया एयरपोर्ट बनाने का शिलान्यास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जम्बूसर में गुजरात के पहले बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास भी किया। इस पर 2500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आणंद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात अगले 10 वर्ष में हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर का महत्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में पिछले 20 वर्ष में अनाज उत्पादन 2 गुना हो गया है। श्री मोदी ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया और उनके साथ अपनी स्मृतियों को याद किया। मुलायम सिंह यादव जी का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज इटावा जिले में उनके पैतृक गांव सैफई में दोपहर बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लंबी बीमारी के बाद कल सुबह गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर कल सैफई ले जाया गया, जहां उनके प्रशंसकों और अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर 3 दिन के शोक की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनके पैतृक गांव सारण के सिताब दियारा आ रहे हैं। जेपी की 120वीं जयंती के मौके पर गृह मंत्री उनकी जन्मस्थली सिताब दियारा के लाला टोला में जेपी स्मृति भवन में लोकनायक की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सिताब दियारा से मैं कृष्ण कुमार लाल।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने और आरजेडी तथा कांग्रेस के साथ महागठबंधन सरकार बनने के बाद श्री शाह का बिहार का ये दूसरा दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन, दांत को जो पल में हरे, वो है जालिम लोशन। जालिम लोशन। जागृति का कहना है कि प्रत्येक विक्रेता ये विवरण देगा कि वस्तु किस देश में निर्मित है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका के लिए रवाना हो गई हैं। 6 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन आज G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठकों में भाग लेंगी। वे जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरिशस, UAE, ईरान और नीदरलैंड्स सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। रूस ने कल यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर 84 मिसाइलें दागी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के खिलाफ संघर्ष शुरू होने के बाद रूस का ये सबसे बड़ा हवाई हमला है। यूक्रेन की राजधानी कीव के व्यस्त चौराहों, पार्कों और पर्यटक स्थलों पर मिसाइलें दागी गईं। मिसाइलों से विद्युत संयंत्रों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और G7 के नेता आज वर्चुअल बैठक करेंगे, जिसमें यूक्रेन को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता और हमले के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराने पर चर्चा होगी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन न जाने और यूक्रेन में अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है। यूक्रेन में जारी संघर्ष की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय दूतावास ने ये परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को यूक्रेन सरकार और स्थानीय अधिकारियों के सुरक्षा दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे यूक्रेन में अपनी मौजूदगी की स्थिति के बारे में दूतावास को जानकारी देते रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर दूतावास उनकी सहायता कर सके। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 आज से शुरू हो रहा है। भारत इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन्हें 4 ग्रुपों में रखा गया है। आज शाम भुवनेश्वर में ग्रुप ए के पहले मैच में भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। यह मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो संदेश में कहा है कि यह गर्व की बात है कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम पहली बार फीफा टूर्नामेंट खेलेगी। For the first time that Indian women will play in a FIFA tournament. It's a matter of great pride for every citizen, and therefore I urge all of you to watch the matches at Bhubaneswar, Goa and Navi Mumbai in large numbers. I also request you and invite you to support our female footballers by posting videos of yourselves playing football with the hashtag #KickOffTheDreams. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल असरवा में 1275 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद उत्तर प्रदेश के सैफई में किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना हुई। रूस ने यूक्रेन पर 84 मिसाइलें दागी, 11 लोगों की मौत। भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन यात्रा से बचने की सलाह दी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 आज से शुरू हो रहा है और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज नई दिल्ली में खेला जाएगा। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.2। प्रीमियर सोमवार 10 अक्टूबर शाम 7 बजे डिस्कवरी चैनल पर और 14 अक्टूबर को डीडी नेशनल पर। देखिए द जर्नी ऑफ इंडिया हर शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय है अब हमारा समय, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य। महिला और बाल विकास मंत्रालय बालिकाओं के लिए गैर परंपरागत क्षेत्रों में आजीविका के अवसर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। बेटियां बने कुशल नाम का ये सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। बेटियां बने कुशल पहल के अंतर्गत लड़कियों का कौशल विकास सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया जाएगा। इस सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से संबंधित व्यवसायों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि कार्यबल में बालिकाओं की समान और सशक्त भागीदारी सुनिश्चित हो सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सुर्खियों में सवेरे कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है भारत की सौर क्षमता, मील का पत्थर और चुनौतियों पर चर्चा में भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सांवाल और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक 17 से 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगी। नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में ये एक बहुत ही अहम कदम है। मुकुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत में इसकी बैठक होने वाली है, इसके क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं? इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये एक ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका यह मतलब हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो राष्ट्र हैं वो मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारी सम्मिलित समस्याएं हैं, इनका निवारण करने के लिए हम आपस में विचार विमर्श करेंगे और अपने डेवलपमेंट को या अपनी प्रगति को आगे बढ़ाएंगे। इस समय इसमें 90 लोगों ने रेटिफाई किया है, 109 ने इच्छा जाहिर की है कि वो इसका भाग होने चाहते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि हम गांव-गांव में हर एक को हम बिजली पहुंचा सकें, उतनी ही मात्रा में पहुंचाएं जितनी मात्रा में शहरों में है और कम से कम दाम में। इस संदर्भ में भारत के गुजरात में मोढेरा गांव को जो 100% सोलर एनर्जी विलेज बताया गया है, ये आपको लगता है एक मॉडल बन सकता है जिसे हमारे देश के बाकी हिस्सों में भी और विश्व भर में फॉलो किया जा सकता है? मोढेरा के लिए महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि एक गांव को लिया जाए और उस गांव में 70% बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से की जाए। रात में नहीं होती है तो हम बैटरी लगाएं। एक नया मॉडल आया कि हम सिर्फ सोलर एनर्जी लाइट बल्ब जलाने के लिए नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, पर 6 kV का सोलर प्लांट लगा है। इसका मतलब बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। साथ में 18 kVA की बैटरी के साथ हम उसको स्टोरेज कर रहे हैं ताकि हम जो बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं उस केवल लाइट बल्ब नहीं पर रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और कार्य के लिए भी हो, जिससे कि जो स्तर है गांव का वो शहरी स्तर के करीब बराबर आ सके। अगर ज्यादा उत्पादन हो जाता है जिसकी खपत नहीं है तो वो ग्रिड में जा सकता है, ग्रिड की जरूरत पड़े तो आ सकता है। तो ये मिनी ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है और एक मॉडल रखा है कि इसमें रिसर्च करके देख सकते हैं कि ये मॉडल आगे फैलाया जा सकता है भारतवर्ष में नहीं और अन्य देश में भी। मुकुल जी, लागत के पहलू पे आप क्या कहेंगे? क्या ये ऊर्जा बाकी ऊर्जा से अब डेवलपमेंट जब हुई है, इतने स्केल पर इसका एक्सपेंशन हुआ है, तो क्या लागत भी इसकी कम हुई है? केवल एक ही केंद्र बिंदु इसमें यह है कि टेक्नोलॉजी जो कन्वर्ट करती है, जो सिलिकॉन वेफर सूर्य शक्ति को
बिजली में कन्वर्ट करता है, उसकी क्या लागत है? ये लागत गिरती चली जा रही है। ये इसका प्रोडक्शन भी भारत में हो रहा है। इसका टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस नहीं है। इसी के साथ साथ बैटरी स्टोरेज में इन्वर्टर भी स्मार्टर होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, वो भी उनके भी दाम गिर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी, वैसे ही नई फैक्ट्रियां आएंगी, बड़े पैमाने पे बनाएंगी, दाम गिरेगा। उस दाम को गिरने के लिए एक मॉडल की जरूरत होती है कि ये कामयाब है या नहीं है, और वहां पे मोडेरा का एक अलग रोल या एक अस्तित्व आ जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कितना आप भूमिका देखते हैं आने वाले दिनों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत के लिए? आगे चल के अगर हम देखते हैं तो हमको ये नहीं देखना है कि जो विकास का मॉडल अमेरिका और यूरोप में आया है उसको हम कैसे परिवर्तित करें। हमको ये देखना है कि जिस तरह से हम अपना विकास कर रहे हैं, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु है कि जनजीवन के स्तर ऊपर करना है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही, उसके पीछे जो महत्व है वो ये है कि नहीं, हम अपनी समस्याओं को अपनी से व्यवस्था खुद करें और अपनी सोच के साथ अपना विकास करें, तो उसी में फायदा है। और यही सोच अन्य देशों में भी, जैसे अफ्रीका है या अन्य गरीब देश हैं, उनको भी ऐसी ही सोच चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल से ये जो सोच थी प्रधानमंत्री की, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मोडेरा के माध्यम से भारतवर्ष में ही नहीं पर अन्य जगह में फैल सकती है। जी बिल्कुल, और सबका विकास के विभिन्न अहम पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी। थैंक यू। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आज की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 2000 तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित महान हस्तियों की कहानी लेकर आए हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय सिनेमा के विकास और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाता है। अब तक 52 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। पहला पुरस्कार 1969 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया। अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। क्या लैला ही इकबाल का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए? ये बदनसीब आप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहती है ना। शहंशाह बाप का भेष बदल कर आया है। शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू, यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अब तक महान फिल्म निर्माता वीरेंद्रनाथ सरकार, संगीतकार, गायक और अभिनेता पंकज मलिक, हिंदी फिल्मों की महिला सुपरस्टार रूबी मायर्स उर्फ सुलोचना, तेलुगु फिल्म निर्माता और फिल्म उद्योग में पहले पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित B.N. रेड्डी, बंगाली फिल्म उद्योग के संस्थापकों में से एक धीरेन्द्रनाथ गांगुली, बंगाली सिनेमा की पहली अभिनेत्री कानन देवी, प्रसिद्ध छायाकार, लेखक, निर्देशक और भारत में पार्श्व गायन की शुरुआत करने वाले नितिन बोस और विख्यात संगीतकार रायचंद बोराल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और शानदार अभिनेता सोहराब मोदी, जिन्होंने शेक्सपियर के क्लासिक्स नाटकों पर आधारित फिल्में बनाने की शुरुआत की और उर्दू की शानदार संवाद अदायगी के लिए जिन्हें जाना जाता है, हिंदी फिल्म अभिनेता और निर्देशक पैदी जयराज, जो भारतीय ऐतिहासिक चरित्रों को बखूबी निभाने के लिए जाने जाते थे, इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महानतम संगीतकारों में से एक नौशाद को इस पुरस्कार से अलंकृत
निर्माता निर्देशक LV प्रसाद, मराठी अभिनेत्री दुर्गा खोटे, भारतीय समानांतर सिनेमा के पिता और बंगाली निर्देशक सत्यजीत रे, मराठी फिल्म निर्माता निर्देशक और अभिनेता V शांताराम, दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियो में से एक के मालिक और तेलुगु तमिल निर्माता B नागी रेड्डी, भारत के शोमैन के नाम से मशहूर अभिनेता और निर्देशक राज कपूर, अभिनेता अशोक कुमार, भारत की स्वर कोकिला गायिका लता मंगेशकर और तेलुगु सुपरस्टार अक्कीनेनी नागेश्वर राव को भी ये सम्मान दिया। मराठी फिल्म निर्माता भालजी पेंढारकर, प्रसिद्ध असमिया संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका, हिंदी गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, सुपरस्टार दिलीप कुमार, कन्नड़ सुपरस्टार राजकुमार, महान तमिल अभिनेता और भारतीय सिनेमा के मार्लन ब्रेंडो शिवाजी गणेशन, गीतकार कवि प्रदीप, निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा, लेखक निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, पार्श्व गायिका आशा भोसले को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अलंकृत किया गया। कल के एपिसोड में हम आपको बताएंगे वो नाम जिन्हें 2001 के बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलंकृत किया गया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। और अब आज का मौसम पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ छींटें पड़ेंगी। कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। जम्मू और श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा या गरज के साथ छींटें पड़ने अथवा आंधी चलने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद बादल छाए रहने की संभावना है। गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ छींटें पड़ेंगी। ईटानगर और शिलांग में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ छींटें पड़ेंगी। अगरतला, इम्फाल, कोहिमा, आइजोल में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। और मनोज, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर अमर उजाला की सुर्खी है, धरती पुत्र नहीं रहे। पत्र ने प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि को दिया है, उनकी सलाह मेरी अमानत। लोक सत्य के अनुसार इरादे फौलादी लेकिन दिल से काफी मुलायम। जनसत्ता कहता है मध्य मार्गी राजनीति की नई इबारत लिख अनंत यात्रा पर निकल गए मुलायम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्जैन के महाकालेश्वर में भक्तों को समर्पित करेंगे महाकाल लोक। दैनिक भास्कर ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है कि इस मौके पर नगर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। दैनिक जागरण के अनुसार उज्जैन में आज उगेगा सनातन का नव सूर्य। निर्वाचन आयोग द्वारा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने को अमर उजाला ने प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की इस चेतावनी को प्रमुखता दी है कि अत्यधिक गर्मी के कारण मानव का रहना मुश्किल हो जाएगा। पत्र आगे लिखता है बार बार होने वाली गर्मी की आपदाओं को रोकने के लिए तुरंत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल असरवा में 1275 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद उत्तर प्रदेश के सैफई में किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना हुई। रूस ने यूक्रेन पर 84 मिसाइलें दागी, 11 की मौत। भारत ने अपने नागरिकों को यूक्रेन यात्रा से बचने की सलाह दी। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।